इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड और ये क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में बायोलॉजी के बहुत बेसिक पॉइंट्स मेंशन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेंशन हैं जो किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहला जो फीचर हम डिस्कस करेंगे वह है ग्रोथ। तो ग्रोथ के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि या तो सेल मास बढ़े, अगर हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, या तो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो या सेल का नंबर बढ़े सेल डिवीजन से। तो अगर ये दोनों इवेंट होते हैं, सेल का या तो साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है या सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो इन दोनों इवेंट्स से उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। और यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हमने मेंशन किए हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वह कंटिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग प्लांट्स में ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स के केस में ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है। तो ग्रोथ रुक जाएगी लेकिन सेल डिवीज़न नहीं रुकेगा एनिमल्स के केस में। ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि एनिमल्स के केस में सेल डिवीज़न नहीं रुकेगा लेकिन ग्रोथ एक सर्टेन एज के आने के बाद रुक जाएगी। तो अब सेल डिवीज़न क्यों होगा? तो सेल डिवीज़न होगा या तो हीलिंग के लिए, अगर कोई वुंड होता है तो वुंड की जो हीलिंग होती है तो उस दौरान सेल डिवीज़न होता है, या जो पुराने जो सेल्स हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता है। एक बहुत एग्जांपल से समझाएंगे, एक बेसिक एग्जांपल आपको देते हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उस पे पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वह कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती हैं, पुरानी डिस्ट्रॉय होती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। तो ये जो नई सेल्स बन रही हैं ये सेल डिवीज़न के द्वारा बन रही हैं। उसी तरह से आरबीसी का आपने एग्जांपल ज़रूर सुना होगा कि इसका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। तो 120 डेज़ के बाद पुरानी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नई आरबीसी उसे रिप्लेस करेगी। तो इस तरह से एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन सेल डिवीज़न नहीं रुकता है। बॉडी में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर सेल डिवीज़न होता रहेगा। और ग्रोथ के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यह एनवायरनमेंट से मटेरियल लेते हैं और उस मटेरियल को अपने कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह अंदर से ग्रो करते हैं, जो उनकी बॉडी है वह अंदर से बढ़ती है। बॉडी के ऊपर से मटेरियल का डिपोजिशन नहीं होता है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन इस केस में जो ग्रोथ होगी उसमें सरफेस पे एक्यूमुलेशन होगा मटेरियल का, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वह बाहर से ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप एक चट्टान का आप एग्जांपल ले लें तो चट्टान में भी ग्रोथ होती है। तो जब चट्टान कोई ग्रो कर रही है तो उस दौरान उस पर जो डिपोजिशन हो रहा है मटेरियल का वह सरफेस पे डिपोजिशन हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस देखा गया है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से ग्रो करते हैं और लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनमें ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उनमें बाहर से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर ये हमने पॉइंट मेंशन किया है, तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल रही है। दूसरा एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन। तो अपनी ही जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यह एक सिनोनिम हम मानते हैं। बायोलॉजी की अगर डेफिनेशंस को यूज़ करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये सिनोनिम है, क्योंकि पिछली स्लाइड को अगर आप याद करें तो ग्रोथ के हमने दो एस्पेक्ट दिए थे कि या तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है या सेल में साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो रहा है, सेल मास बढ़ रहा है।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इन दोनों टर्म के यूसेज में क्लैरिटी नहीं है। अब क्योंकि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो अब इसे ग्रोथ कहें या वह अपनी ही जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है तो अब इसे रिप्रोडक्शन कहें। तो इस तरह से कुछ क्लैरिटी इन दोनों टर्म्स में नहीं है जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का केस डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट हमने मेंशन किया है कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टेराइल हैं, जैसे म्यूल होता है जिसे हम हिंदी में खच्चर कहते हैं, और फिर उसी तरह से जो स्टेराइल जो वर्कर बी होती है, उसी तरह से कुछ ह्यूमन कपल हैं वह इनफर्टाइल होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया है। तो ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन को भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। यह ऑर्गेनिज्म स्टेराइल हैं लेकिन यह लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तीसरा फीचर यहाँ हमने मेंशन किया है मेटाबॉलिज्म, तो इसे डिस्कस करते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन सभी केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना एक्सेप्शन के। जैसे अभी हमने रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया तो देखा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो लेकिन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यहाँ पर हमने एक नोट मेंशन किया है। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उन्हें हमने लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया है, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उन्हें अब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना कह के अब उन्हें हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम केवल जब वह रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, लेकिन वही रिएक्शंस जब हम लेबोरेटरी में सेल फ्री सिस्टम में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उन्हें हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस में बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व हैं। तो बायोकेमिकल्स यानी कि वह केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। हम मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है यह बताना कि दो तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एनर्जी को यूटिलाइज करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके और एनर्जी को यूटिलाइज करके, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन इसी के ऑपोजिट कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड्स को तोड़ता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और इन बॉन्ड्स में जो एनर्जी ट्रैप है उसे रिलीज करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने ये जो बॉन्ड्स को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और बहुत सारी एनर्जी भी इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, और ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। चौथा फीचर यहाँ हमने मेंशन किया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो लिविंग बींग्स में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसमें सेवरल कंपोनेंट्स इंटरेक्ट होते हैं और फिर वह एक साथ किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, बहुत अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं और उन सिस्टम में बहुत एक वेल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और यह सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बिना इंटरेक्शन के, बिना कोऑर्डिनेशन के जो लाइफ है वह पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो यह इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में और इसी इंटरेक्शन को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एक टिश्यू को आप विजुलाइज कीजिए तो उसमें बहुत तरह की सेल्स पाई जा रही हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। तो वह टिश्यू की जो भी प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है वह प्रॉपर्टी उस कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में शायद ना हो। अगर उस सेल को, जो टिश्यू है, उस पर्टिकुलर टिश्यू की सेल्स को अगर अलग अलग रख दिया जाए तो वह प्रॉपर्टीज हमें शायद ना दिखाई दें जो इस समय हमें टिश्यू में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, तब कहीं जाके उस टिश्यू की वह प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगी। तो जो भी फंक्शन ये सेल्स कर रही हैं उनमें उस फंक्शन को परफॉर्म करने में इन सेल्स में जो आपस में इंटरेक्शन है वह बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक और पॉइंट हमने मेंशन किया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं तो उनमें भी यही चीज़ देखी गई है, उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तब कहीं जाके एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। इन ऑर्गेनेल्स को अगर हम अलग अलग रख दें तो वह सेल की जो प्रॉपर्टी है वह हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्शन के बीच इंटरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तब कहीं जाके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर पार्ट की या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यह एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पांचवा फीचर हमने यहाँ पर मेंशन किया है कॉन्शियसनेस। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कॉन्शियसनेस होती है, सेंस होता है, अपने सराउंडिंग को ये सेंस करते हैं और उस सराउंडिंग के हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल दिया है कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा अपनी सराउंडिंग में कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता चल गया है कि अब उनका सीज़न आ गया है, तो अब उस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वह भी सीजनल ब्रीडर होते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स भी अपनी सराउंडिंग को सेंस कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्कस किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रिप्लिकेटिंग हैं और सेल्फ इवॉल्व होते हैं, अपना सिस्टम खुद रेगुलेट करते हैं और इंटरेक्टिव सिस्टम होता है इनका, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ पर कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और हमारे देश इंडिया में कितनी स्पीशीज़ हैं। तो कुछ फैक्ट्स ही हैं, जरा डिस्कस करते हैं उनको। तो सबसे पहले तो IUCN के हिसाब से अभी तक हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर कर ली हैं। प्लांट और एनिमल दोनों स्पीशीज़ का मिला के बता रहे हैं 1.5, और ये डेटा 2004 का है, पुराना डेटा है। तो उसके हिसाब से 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हमने डिस्कवर करी हैं। और रॉबर्ट मे
इनके एस्टिमेशन के हिसाब से टोटल ग्लोबल स्पीशीज़ हैं करीब 7 मिलियन। तो अभी काफ़ी स्पीशीज़ डिस्कवर कर ली हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर करना बाकी है। तो ऐसा क्यों है कि हम क्यों बहुत सारी स्पीशीज़ अभी भी अनडिस्कवर्ड ही हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये या तो बहुत ही घने जंगलों में हैं जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, और या फिर ओशन की बहुत ही निचली सतहों पर हैं, वहाँ तक भी हमारी अभी तक पहुँच नहीं बन पाई है। तो इस वजह से 7 मिलियन में से केवल 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ही अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं। और जितनी भी स्पीशीज़ हमने रिकॉर्ड करी हैं, डिस्कवर करी हैं, उनमें से करीब 70% एनिमल हैं। तो एनिमल ज़्यादा क्यों हैं? प्लांट स्पीशीज़ इतनी कम क्यों रह गई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी फास्ट रेट से अपनी लोकेशन को अर्थ पर चेंज कर पाते हैं, और जैसे ही लोकेशन चेंज हुई एनिमल की और उनमें इवोल्यूशन हुआ और वह किसी दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो स्पीसिएशन का रेट एनिमल्स के केस में ज़्यादा है, और स्पीसिएशन का रेट फास्ट होने की वजह से एनिमल स्पीशीज़ प्लांट स्पीशीज़ की अपेक्षा उनका नंबर भी ज़्यादा है। और एनिमल स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो जितने भी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से करीब 70% तो केवल और केवल इंसेक्ट्स हैं। तो ये कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक से ये हमने एक डायग्राम लिया है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लें। तो अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टिब्रेट्स का एक रिकॉर्ड दिया है। तो इन्वर्टिब्रेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं, जितनी भी तरह के इन्वर्टिब्रेट ग्रुप हैं पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक, तो उनमें सबसे ज़्यादा तरह के इंसेक्ट्स ही हैं। और फिर यहाँ वर्टिब्रेट्स को इन्होंने कंपेयर किया है, तो वर्टिब्रेट्स में लगभग आधी जो है वह केवल और केवल फिश की स्पीशीज़ हैं, और फिर बाकी वर्टिब्रेट्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये पाई चार्ट में दिखाया हुआ है। प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स, और फिर नंबर आता है फंजाई का। तो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अर्थ पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उस सारी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कई तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, कन्वीनियंट स्टडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हो। तो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, और मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल जो फीचर्स की स्टडी, एनाटमी यानी कि इंटरनल फीचर्स की स्टडी, और सेल्स के फीचर्स की स्टडी साइटोलॉजी, और एम्ब्रियोज की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी, और इकोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो इस इतनी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। और टैक्सोनॉमी में हम कुछ प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मॉर्फोलॉजी को और सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब करें, और अब उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अब उस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करें कि यह किस ग्रुप में को बिलोंग करता है। ये जो स्टेप्स हैं ये तब होंगे जब हम कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर करते हैं। तो जब भी हम कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले तो एक्सटर्नल फीचर्स ही उसके स्टडी करें, उसके बाद फिर हम ये फीचर्स भी स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के। एज अ रिजल्ट जब पूरे करेक्टराइजेशन हो जाएगा तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कि यह पर्टिकुलर जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है या ऑर्गेनिज्म है इसे अब हम कौन से ग्रुप में रखें। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्रुप हमारे क्लासिफिकेशन के, तो कौन से ग्रुप में हम इस नई ऑर्गेनिज्म को प्लेस करें। और अब इस न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर होगा या नामकरण होगा।
तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम अपनाते हैं और वह स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होगा, बिना कंफ्यूजन के एक ही नाम होगा। तो यह सिस्टमैटिक स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सली कुछ कोड्स फॉलो करे जाएं, यूनिवर्सली कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं, नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख देंगे और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा इंटरनेशनल स्टडीज़ में। हम ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम अपनाते हैं और यह नोमेनक्लेचर सिस्टम कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, तो जो पहला नाम होता है वह जीनस इंडिकेट करता है और जो दूसरा नाम होता है वह स्पीशीज़ इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक जो आम होता है, तो आम का जो साइंटिफिक नेम है वह है मैंगीफेरा इंडिका। तो जो मैंगीफेरा ये जो नाम है ये जीनस नेम बता रहा है और इंडिका यह उस आम की स्पीशीज़ है। और जब हम इसको जो नोमेनक्लेचर है इसको लिखने का भी तरीका बताया गया है कि जब हम हाथ से ये नाम लिखेंगे, हैंड रिटन जब होगा ये नाम, तो ये दोनों नाम अलग अलग लिखे जाएंगे और अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे। यह दोनों नाम लिखकर हम एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैंगीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को हम अलग अंडरलाइन करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सेंटर पर जब स्टूडेंट्स आते हैं और साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां वह करते हैं, या तो नाम को एक ही लाइन से अंडरलाइन कर देंगे या अंडरलाइन करना भूल ही जाएंगे, जबकि ये स्टैंडर्ड्स हैं और इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन करना और दोनों साइंटिफिक नेम्स को, जीनस और स्पीशीज़ को अलग अलग अंडरलाइन करना ज़रूरी है। और जब हम इन्हें टाइप करते हैं तो वह इटैलिक में प्रिंट होने चाहिए, इटैलिक्स में प्रिंट होने चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। यहाँ एक और पॉइंट हमने लिखा है कि जो पहला नाम होता है तो पहला नाम का जो पहला वर्ड होगा वह हमेशा कैपिटल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला नाम है मैंगीफेरा, तो इसका जो पहला लेटर है एम वह कैपिटल है, लेकिन स्पीशीज़ का जो नाम है उसमें हम कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं। यह सभी पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इन्हें अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए उन्हें हम कई ग्रुप्स में रखते हैं और उन ग्रुप्स को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। उन ग्रुप्स को जब हम एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज करते हैं तो उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, किंगडम बनाया हुआ है, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो ये दो कैटेगरीज हमने बना ली। फिर फर्दर हमने उन किंगडम को क्लासिफाई किया तो फाइलम बन गया, जैसे कॉर्डेटा बन गया, नॉन कॉर्डेट बन गए। फिर कॉर्डेटा की क्लासेस बन गई, जैसे एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो इस तरह से हमने ग्रुप्स बनाए अपने कन्वीनियंस के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो जब हम इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज करते हैं तो हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की मिलती है। तो जैसे ये जो किंगडम है ये एक कैटेगरी है और स्पीशीज़ ये दूसरी कैटेगरी है। तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज़ लोएस्ट कैटेगरी है। तो जब इस तरह से जब हम अरेंज करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज को तो ये हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की मिलेगी, जिसमें किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी है। यहाँ पर एक और टर्म अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, टैक्सॉन। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन्हें हम टैक्सॉन भी कहते हैं। तो किंगडम एक टैक्सॉन हो गया, क्लास दूसरा टैक्सॉन हो गया, फैमिली नेक्स्ट टैक्सॉन है। तो इस तरह से जो हम कैटेगरीज बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, तो इन कैटेगरीज को जो साइंटिफिक टर्म है वह है टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर होता है और टैक्सा प्लूरल होता है। यहाँ पर एक और बात हमने यहाँ पर मेंशन की है
कि जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे स्पेसिफिसिटी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बढ़ती है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में तो हमने हर तरह के प्लांट रख दिए, तो अब वह प्लांट जिनमें फ्लावरिंग होगी वह एंजियोस्पर्म्स हो गए, और वह प्लांट जिनमें फ्लावरिंग नहीं होगी वह जिम्नोस्पर्म्स हो गए। और फिर उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, जो अभी अभी हमने एक नाम देखा, आम जो होता है, आम को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। तो जो इंडिका स्पीशीज का जो आम होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा वह स्पेसिफिक फीचर्स देखे जाएंगे जो किसी दूसरे आम में या किसी दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में नहीं देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म के जो स्पेसिफिक फीचर्स की लिस्ट है वह बढ़ती चली जाएगी। स्पीशीज से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे इसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, और अभी अभी डिस्कस किया है हमने कि स्पीशीज लोएस्ट टैक्सॉन होता है, और यह ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जिनके रिसेंबल करते हैं, और यह ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि डोंकी और हॉर्स का जो ऑफस्प्रिंग होता है म्यूल, तो वह स्टेराइल होता है। तो क्योंकि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं डोंकी और हॉर्स, यह एक स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं, और जो इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है वह भी नेचर में कभी नहीं होगा। यह हम रिप्रोडक्शन अपने कमर्शियल पर्पस के लिए और कैप्टिविटी में करवाते हैं, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में यह रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से जो डोंकी और हॉर्स है वह दो अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी नहीं मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटी हो सकती है लेकिन बिल्कुल भी रिसेम्बलेंस नहीं है, और यह नेचर में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस तरह से डोंकी और हॉर्स ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यहाँ हमने स्पीशीज़ के कुछ और फीचर्स मेंशन किए हैं, इन्हें स्टडी करते हैं। तो जो स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं ये इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी स्पीशीज़ के लिए। और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट देखिए कि डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं किसी स्पीशीज़ की जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हों, डिफरेंट जगहों पर एग्जिस्ट कर रही हों, लेकिन इन सभी पॉपुलेशंस के कॉमन एंसेस्टर होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्पीशीज़। ह्यूमन एक सिंगल स्पीशीज़ है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कई डिफरेंट पॉपुलेशन है ह्यूमन की, लेकिन ह्यूमन के कॉमन एंसेस्टर है, और ह्यूमन एक सिंगल स्पीशीज़ है। पॉपुलेशन डिफरेंट हो सकती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन स्पीशीज़ एक है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, उनका कैरियोटाइप सेम होता है। कैरियोटाइप का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स की जो फीचर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उन्हें हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स का नंबर, उनका साइज़, उनका शेप, उनका बिहेवियर क्रोमोसोम का वह सिमिलर होगा हर मेंबर के जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। और जो मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और एनाटॉमिकल फीचर्स में सिमिलैरिटी होगी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी हमें सिमिलैरिटी दिखाई देगी, और इवन मॉलिक्यूलर लेवल पर भी किसी एक स्पीशीज़ के सभी मेंबर्स में हमें सिमिलैरिटी दिखाई देगी। उनकी बॉडी में पाए जाने वाले प्रोटीन के टाइप्स, एंजाइम्स के टाइप्स, हार्मोन्स और अदर बायोकेमिकल के जो टाइप्स होंगे वह सिमिलर होंगे। जैसे हम हार्मोन का एक एग्जांपल देते हैं, इंसुलिन का एग्जांपल देते हैं, तो ह्यूमन में पाया जाने वाला इंसुलिन बिल्कुल सिमिलर होगा हर मेंबर के बॉडी में। और जो जैसे पिग का इंसुलिन से हम कंपेयर करें या हम काऊ के इंसुलिन से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई देगा हमें, क्योंकि ये सब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लेकिन अगर हम सभी ह्यूमन के इंसुलिन को अगर हम कंपेयर करें तो सब ह्यूमन में एक बिल्कुल सेम टू सेम इंसुलिन पाया जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स किसी भी स्पीशीज़ के सभी मेंबर्स शो करते हैं।
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के कलेक्शन को हम जीनस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने एग्जांपल दिया है पैंथेरा, तो पैंथेरा के यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर स्पीशीज़ मेंशन करी हैं, लियो यानी कि लायन, और टिग्रिस टाइगर, और पैराडस जो कि लेपर्ड होता है। और यहाँ पर एक और हम प्लांट की तरफ से भी एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सोलेनम। तो सोलेनम एक जीनस है, उसकी ये 2 स्पीशीज़ पोटैटो और ब्रिंजल यहाँ पर हमने दिखाई हैं। तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का कलेक्शन है। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के कलेक्शन को हम जीनस कहते हैं। और क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा है फेलिडी जो कि कैट फैमिली है, और इसमें 2 जीनस हमने दिखाए हैं, फेलिस जो कि कैट का जीनस है, और पैंथेरा जो कि टाइगर का जीनस है। यहाँ हमने डॉग फैमिली के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने दिखाए हैं। तो डॉग तो आप जानते ही हैं, वुल्फ और फॉक्स, तो ये इंडिविजुअल्स भी डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं। रिलेटेड फैमिलीज़ के कलेक्शन को हम ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर हमने मेंशन किया है, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में कैट फैमिली और डॉग फैमिली, ये जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, ये रिलेटेड फैमिलीज़ अब कार्निवोरा ऑर्डर में इंक्लूड होंगी। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने मैमेलिया क्लास दिखाया है, मैमल्स सारे इस क्लास को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर ये कुछ ऑर्डर्स हमने लिखे हैं। मैमल क्लास में बहुत से ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, जैसे प्राइमेटा। तो जो मंकीज़, एप और मैन होता है, ये इस ऑर्डर में को बिलोंग करता है, प्राइमेटा। फिर कार्निवोरा तो अभी हमने देख ही लिया है। फिर उसके बाद जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंशिया ये ऑर्डर होता है, जैसे चूहे और स्क्विरल। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यह रोडेंट्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली इन्हें रोडेंट्स कहते हैं। रोडेंशिया इस ऑर्डर का नाम होता है। तो ये जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, तो इनके इस ऑर्डर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके और भी जो कॉमन फीचर्स हैं, तो उस बेसिस पर हमने इन ऑर्डर को हमने मैमेलिया क्लास में प्लेस किया है। तो इस तरह से जो रिलेटेड ऑर्डर्स की जो कैटेगरी होती है, जो कलेक्शन होता है, उसे हम क्लास कहते हैं। यहाँ प्राइमेटा के बारे में थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को प्राइमेट्स के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। आगे बायोलॉजी में हम ये टर्म बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो प्राइमेट्स बोलते हैं इनको। और प्राइमेट्स जो मंकीज़ और एप्स और ह्यूमन, तो इन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम प्राइमेट्स बोलते हैं, और इनके ऑर्डर को हम प्राइमेटा बोलते हैं। और रिलेटेड क्लास की जो कलेक्शन होता है, उसे हम फाइलम बोलते हैं। फाइलम हायर कैटेगरी हो गई है। और जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, ये कॉर्डेटा फाइलम हमने बताया है। तो कॉर्डेटा फाइलम में ये क्लासेस हम इंक्लूड करते हैं। पाइसेस जो कि फ़िश की क्लास है, और यहाँ पर एम्फीबियंस में फ्रॉग और टोड्स आते हैं। रेप्टिलिया, लिजर्ड और स्नेक्स की क्लास है। और चिड़ियों की क्लास जो एव्स हैं, बर्ड्स की जो क्लास है, वह एव्स कहलाती है। और मैमल्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन क्लास ये जो क्लासेस हैं, ये रिलेटेड क्लास हैं। इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जिनकी वजह से इन क्लास को हम कॉर्डेटा फाइलम में प्लेस करते हैं। और यहाँ पर एक डिवीज़न, ये टर्म हमने और यूज़ किया है। तो प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न टर्म यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए हम फाइलम कहते हैं, और प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर एक डिवीज़न हमने मेंशन किया है, स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा डिवीज़न में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम प्लेस करते हैं। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होती है। और जैसे यहाँ पर 2 किंगडम हमने मेंशन किए हैं, किंगडम प्लांटे जिसमें सभी तरह के प्लांट्स, और किंगडम एनिमेलिया जिसमें सभी तरह के एनिमल्स को हम इंक्लूड करेंगे। वैसे तो 5 किंगडम होते हैं, और पांचों किंगडम को हम आगे के चैप्टर जो 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो किंगडम हाईएस्ट टैक्सॉन होता है। बहुत ब्रीफ में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स। एड का मतलब होता है हेल्प। तो वह सभी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और इन्फॉर्मेशन जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हेल्पफुल हैं, तो इन प्रोसीजर्स को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं।
हर्बेरियम एक तरह का टैक्सोनॉमिक एड है। यह एक स्टोर हाउस होता है सभी कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। तो प्लांट्स के सैंपल्स का कलेक्शन जिस भी जगह पे होता है तो उस स्टोर हाउस को हम हर्बेरियम कहते हैं। और इन सैंपल्स को ड्राई करके, सन ड्राई करके और प्रेस करके प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके शीट्स पर पेस्ट किया जाता है। जो पेपर की शीट होती है उस पर पेस्ट किया जाता है और फाइल की फॉर्म में इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। और इस प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह सभी इंफॉर्मेशन उस फाइल में मौजूद होती है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम हर्बेरियम कहते हैं। यहाँ हमने हर्बेरियम के एडवांटेजेस मेंशन किए हैं। सभी पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन। तो बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है और इनके बोटैनिकल नेम और फैमिली के लेबल होते हैं इन प्लांट्स पर। और कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पर हमने मेंशन की है। बोटैनिकल गार्डन खास तौर से हेल्पफुल होते हैं कुछ रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए। जो रेयर प्लांट्स हैं, जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, तो उनको मेंटेन करना, उन्हें ग्रो करने के लिए बोटैनिकल गार्डन्स खास तौर से यूज़फुल हैं। म्यूजियम प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है और यहाँ पर एनिमल के स्केलेटन का भी कलेक्शन हो सकता है। जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और ह्यूमन केयर दी जाती है इन वाइल्ड एनिमल्स को। और ये इन वाइल्ड एनिमल्स को पूरी कोशिश की जाती है कि वैसा ही कंडीशंस दी जाएं, वैसे ही एनवायरनमेंट में रखा जाए इन्हें जो इनके नेचुरल हैबिटेट का एनवायरनमेंट होता है। और ज़ू में हम कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज़ को भी रेस्क्यू करते हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी हम रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वुंडेड एनिमल्स को भी ज़ू में लाया जाता है और इन्हें पूरी मेडिकल केयर दी जाती है। और जब ये एनिमल्स रिकवर हो जाते हैं तो इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस हमसे परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए इस ईमेल आईडी के थ्रू tutorial.concept@yahoo.in।